औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चैप्टर नंबर 8 लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का डिस्कस करना है, जिसमें हमारे पास आता है थिंकिंग क्रिटिकली, मेकिंग डिसीजंस एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये चैप्टर जो है वो अगर हम यूएचएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने तीन चीज़ों को जो है वो डिस्कस करना है, क्रिटिकल थिंकिंग को, डिसीजन मेकिंग को। उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिसीजन क्या होते हैं, डिसीजन मेकिंग कंडीशन और प्रोसेस क्या होता है, टेक्निक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, इन चीज़ को डिस्कस करेंगे हम। और इसके अंदर जो है वो फर्दर हम ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या होती है इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। लर्निंग आउटकम्स हैं सबसे पहले, उसके बाद की टर्म्स हैं आपके पास। ठीक है, ये सारी की टर्म्स आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा जब हम ये पूरा चैप्टर जो है वो रीड कर लेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ से अपना पेज नंबर 100 निकाला, तो उसके अंदर आपने क्रिटिकल थिंकिंग की डेफिनेशन करनी है। क्रिटिकल थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग अंडरलाइंग अजम्पशंस। कि आपने क्या करना है कि जो अंडरलाइंग अजम्पशंस हैं, जो अंडरलाइंग जितनी भी हमने अंडरलाइंग रीजंस जो हैं जो एज्यूम की हुई हैं, उनको आपने एग्जामिन करना है। इंटरप्रेटिंग एंड इवेल्युएटिंग दी आर्ग्यूमेंट्स, उसके बाद आपने समझना है, इवेल्युएट करना है कि आप अगर ये डिसीजन लेने लगे हो तो क्यों लेने लगे हो। ठीक है, इमेजिनिंग एंड एक्सप्लोरिंग दी अल्टरनेटिव्स, फिर आपने देखना है कि अगर मैं इसकी कोई अल्टरनेटिव काम ले लूँ, अल्टरनेटिव डिसीजन ले लूँ तो वो किस तरह से होगा, कि अगर ये नहीं लूँ तो ये ले लूँ। ठीक है, अल्टरनेटिव्स को भी आपने क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। एंड डेवलपिंग अ रिफ्लेक्टिव क्रिटिसिज्म फॉर द पर्पस ऑफ रीचिंग अ कंक्लूजन दैट कैन बी जस्टिफाइड। और आपने एक रिफ्लेक्टिव क्रिटिसिज्म करना है कि इस मेथड का मुझे ये फायदा है, इस मेथड का मुझे ये फायदा है, ताकि आप क्या कर सको हो, अपने कंक्लूजन तक जो है वो पहुंच सको, अपने जो है वो गोल तक जो है वो पहुंच सको। ठीक है, और उसमें जो है वो आपको थोड़ा सा बेनिफिट भी हो। ठीक है, दैट कैन बी जस्टिफाइड। तो ये आपके पास जो है वो एक टोटल डेफिनेशन आ जाती है किसी क्रिटिकल थिंकिंग की। क्रिटिकल थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ, इसको आपने कह लो पीसेस में याद करना, जहां तक कोमा है वहां तक एक दफा, फिर कोमा तक और फिर कोमा तक। ठीक है, तो ये 3-4 कोमास बना के आपने इसको जो है वो याद करना है। ठीक है, इसमें से आपको बस क्रिटिकल थिंकिंग की डेफिनेशन ही याद करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आए तो उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो नर्सिंग में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज़ के बारे में बताया हुआ है, कि जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मॉडल दिया हुआ है, क्रिटिकल थिंकिंग मॉडल। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो नर्सेस क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली 3 एरियाज को कवर करती है। इसमें आपके पास आता है क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, मॉडल इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जरूर करना है। आगे आपके पास आता है क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब हमने क्या करना है, तो ये बेसिकली ये सारे पॉइंट्स जो है ना, ये इसकी डेफिनेशंस में से ही लिए गए। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अंडरलाइंग अजम्पशंस को हमने देखना होता है। ठीक है, अंडरलाइंग अजम्पशंस कौन कौन से हो सकते हैं, अंडरलाइंग अजम्पशंस हमारे पास वो सारे बिलीव्स होते हैं जो कि एक इंसान की रीजनिंग को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि एड्स जो है वो एपिडेमिक एक पनिशमेंट है। ठीक है, जो होमोसेक्सुअल बिहेवियर लोग इख्तियार करते हैं उसके लिए एक पनिशमेंट है। ठीक है, तो आपका क्या बिलीफ है किसी भी डिजीज के बारे में, इस चीज को हम कहते हैं हमारे पास अंडरलाइंग अजम्पशंस। ठीक है, हाउ इज एविडेंस इंटरप्रेटेड, एविडेंस किस तरह से हम इंटरप्रेट करते हैं, उनको किस तरह से हम कह लो समझते हैं। ठीक है, ये चीज आ जाती है। उसके बाद आपके पास आता है हाउ आर द आर्ग्यूमेंट्स टू बी इवेल्युएटेड, कि हमने आर्ग्यूमेंट्स को किस तरह से क्या करना है, इवेल्युएट करना है। और व्हाट आर दी पॉसिबल अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स, के पॉसिबल अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स इसमें हम क्या क्या चीज को जो है वो डिस्कस करते हैं या देखते हैं। तो ये चीजें जो है उन्होंने थोड़ी सी आपको बताई हुई हैं। अब आगे देखिए हमारे पास पॉसिबल अल्टरनेटिव्स के बाद जो चीज आती है क्रिएटिविटी की डेफिनेशन। क्रिएटिविटी में आपने क्या पढ़ना है, क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट न्यू एंड बेटर सोल्यूशन, कि आप कितने अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नए कोई सोल्यूशन जो हैं वो आपने बनाने हैं। फॉर एग्जांपल एक पुराना आइडिया था जो कि काम नहीं कर रहा, तो आपने क्या करना है, एक नए आइडिया को सोचना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। कितने अच्छे तरीके से आप उसको बनाते हैं, कितने अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये आपके पास आता है क्रिएटिविटी के अंदर। ठीक है, क्रिएटिविटी की डेफिनेशन करनी है आपने, उसके बाद आपने इसके जो ये पैराग्राफ है इसको थोड़ा सा रीड आउट करना है। ये हमारे पास टेबल 8.1 है, इंपॉर्टेंट है कि क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू द नर्सिंग प्रोसेस, यूएचएस में आ जाता है क्वेश्चन कि नर्सिंग प्रोसेस जो है वो आपने क्रिटिकल थिंकिंग के प्रोसेस के अंदर जो है वो आपने इम्प्लीमेंट करके देखना है। अब असेसमेंट अगर नर्सिंग प्रोसेस के, तो आपने ऐड बाय के पढ़े हुए हैं ये सारे, कि असेसमेंट है, डायग्नोसिस है, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है और इवेल्युएशन है। ठीक है, असेसमेंट में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है, असेसमेंट में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आती हैं, वो ये वाली आती हैं। ठीक है, कि आपने ऑब्जर्व करना होता है डाटा को।
ठीक है। उसके बाद आपने डिस्टिंग्विश करना है रेलिवेंट फॉर्म में, रेलिवेंट डाटा असेसमेंट करके इंपॉर्टेंट को अनइम्पोर्टेंट से सेपरेट करना है, वैलिडेट करना है, ऑर्गेनाइज करना है और कैटेगराइज करना है। उसके बाद डायग्नोसिस में क्या आता है, डायग्नोसिस में क्योंकि हम डिजीज को जिस तरह से हम क्या करते थे कि उसको डायग्नोज करना होता है, तो इसमें भी हमने क्या करना होता है, पैटर्न्स को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, पैटर्न्स को फाइंड आउट करने के बाद आपने इन्फ्रेंसेस बनाने होते हैं, स्टेटिंग दी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को स्टेट करना है और जजमेंट वगैरह जो है वो आपने बनानी होती है किसी भी चीज के बारे में। प्लानिंग आ जाता है, प्लानिंग में हमारे पास फर्दर 3 चीजें आ जाती हैं। जनरलाइज करना चीज को, ठीक है, प्लान करते हुए आपने बिल्कुल जनरलाइज करके सोचना है। ट्रांसफर करना है जी नॉलेज को फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर, अगर एक सिचुएशन के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा नॉलेज तो आपने उसको दूसरी सिचुएशन में क्या करना है, अप्लाई करना है। और हाइपोथेसाइजिंग आ जाता है, हाइपोथेसाइज का मतलब यह है कि आपने डिफरेंट हाइपोथेसिस बनाने हैं, डिफरेंट थेरीज बना के सोचना है कि ये नॉलेज जो है वो हम इस तरह से प्लान कर सकते हैं, ये आइडिया इस तरह से हो सकता है कि नहीं। ठीक है, और लास्ट पे आपके पास इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन यानी अप्लाई करने का प्रोसेस होता है कि आपने इसमें क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। और इवेल्युएशन में आपके पास बेसिकली डिसाइड करना होता है आपने कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाए, जो हमने डिसीजन बनाए, वो उसका हमें कुछ फायदा भी हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो आपने ये इवेल्युएट करना है। ये हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और नर्सिंग प्रोसेस जो है वो साइड बाय साइड दिखाया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने बॉक्स 8.1 दिया हुआ है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्सपर्ट क्रिटिकल थिंकर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी अच्छे से करना है कि अगर एक्सपर्ट क्रिटिकल थिंकर के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। वो आउटकम डायरेक्टेड होता है, ठीक है, वो न्यू आइडियाज को जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है, फ्लेक्सिबल होता है, चेंज लाने के लिए विलिंगनेस होती है उसके अंदर, ठीक है, इनोवेटिव होता है, वो क्रिएटिव होता है, एनालिटिकल होता है, कम्युनिकेटर होता है, असर्टिव यानी पॉजिटिव जो है वो थिंकिंग होती है उसकी, परसिस्टेंट होता है, केयरिंग है, एनर्जेटिक है, रिस्क टेकर होता है, नॉलेज भी होता है उसके पास, रिसोर्सेज उसके पास होते हैं, ठीक है, वो अच्छा ऑब्जर्वर होता है। इसके अलावा ये कि वो सोचने वाला होता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर, यानी वो बहुत सारी चीजों को साइड पे रख के तो अपना जो है वो बिल्कुल एक पॉजिटिव थिंकिंग रख के जो है वो सोच रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट कह लो कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स आती हैं जो कि किसकी होती हैं, एक्सपर्ट क्रिटिकल थिंकर की। ठीक है, एक्सपर्ट क्रिटिकल थिंकिंग की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स में से आपको 10 याद होती हैं, आप इजीली जितने याद कर सकते हैं आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये स्टेजेस बताई हुई हैं। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग की जो स्टेजेस होती हैं वो कितनी होती हैं, 4, सॉरी, क्रिएटिविटी की जो स्टेजेस होती हैं वो कितनी होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं क्रिएटिविटी की आपने डेफिनेशन ऊपर पढ़ी थी, अब उसकी स्टेजेस जो हैं वो आपने इसके साथ करनी है। ठीक है, 4 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं क्रिएटिविटी की, इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इंसाइट और वेरिफिकेशन। अगर हम एक जनरल सा ओवरव्यू लें, प्रेपरेशन का मतलब क्या होता है कि भाई आपने इस स्टेप में इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है, यानी आपने कोई डिसीजन बनाना है, कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन उसका निकालना है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपने गैदर की। फिर आता है इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन होता है कि उस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को, उस जो है वो डिसीजन को या उस चीज को आप अपने माइंड में सोच रहे हैं। ठीक है, कि अगर मैं ये जो है वो सोल्यूशन करना चाहता हूँ इसका, तो ये हो सकता है, इसका सोल्यूशन ये भी हो सकता है, अपने माइंड में आप जो सोच रहे हैं। ठीक है, इस तरह से उसे कहते हैं इंक्यूबेशन। उसके बाद आता है इंसाइट, इंसाइट का मतलब ये होता है कि जो सोल्यूशन आप अपने माइंड में बना रहे थे वो आपका जो है वो बिल्कुल सामने नजर आ गया, यानी वो अब आप जो है वो कॉन्शियसनेस में, पहले अनकॉन्शियसनेस में आप सोच रहे थे, अब आप कॉन्शियस अवेयरनेस में जो है वो सोल्यूशन उसका इमर्ज कर लेते हैं, और बाद में आप अपने सोल्यूशन को अप्लाई करके उसको इवेलुएट कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं वेरिफिकेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इंसाइट और वेरिफिकेशन, ये क्रिएटिविटी की हमारे पास 4 स्टेजेस आ जाती हैं। अब यहाँ पे देखें प्रिपरेशन में उन्होंने स्टेप्स प्रोसेस दिया हुआ है। प्रिपरेशन में क्या करना होता है, आपने एक स्पेसिफिक टास्क लेना होता है, उसके बारे में फैक्ट्स इकट्ठे करने होते हैं, हर डिटेल को चैलेंज करना है, सोल्यूशन जो होगा प्रेफर उसको आपने इम्प्लीमेंट कर देना है। इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन में जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर होती है आप उसको जो है वो सोचते हो अपने माइंड में। इनसाइट में क्या होता है कि सोल्यूशन इमर्ज हो जाता है, ठीक है, और वो आपकी कॉन्शियसनेस में आ जाता है, आप उसको जो है वो डिस्कस करते हो, बताते हो कि हम ये वाला सोल्यूशन जो है वो लगा सकते हैं। और वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में क्या होता है कि जब आप सोल्यूशन लगा देते हो, इम्प्लीमेंट कर देते हो, तो आपने उसकी इफेक्टिवनेस को क्या करना होता है, इवेलुएट करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रिएटिविटी होगी, क्रिएटिविटी की डेफिनेशन हमने कर ली, और उसके साथ साथ हमने क्रिएटिविटी की ये डेफिनेशन और क्रिएटिविटी की हमने क्या कर लिए, 4 स्टेजेस कर ली, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इंसाइट, वेरिफिकेशन।
अब नेक्स्ट आपके पास ये टॉपिक आता है डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिमिलर है, बट दे आर नॉट सिनोनिमस। डिसीजन मेकिंग जो होती है वो हमारे पास उसमें हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम इन्वॉल्व हो या ना हो, ठीक है। लेकिन इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें आपने एक से ज्यादा अल्टरनेटिव्स को जो है वो आपने सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। ये डेफिनेशन, ये लाइन अक्सर आ जाती है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है कि डायग्नोसिंग अ प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग इट, ठीक है। मतलब इसमें सिर्फ आपने एक प्रॉब्लम जो है वो डायग्नोस करना, इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम इन्वॉल्व हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। और इसमें बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव्स आपके पास होते हैं, जबकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक प्रॉब्लम होती है, उसको आपने सॉल्व करना होता है, ठीक है। डिसीजन की कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे कि रूटीन डिसीजंस होते हैं हमारे पास। रूटीन डिसीजन में आपके पास क्या चीज़ आ जाती है, रूटीन डिसीजन में आता है कि आप कुछ इस तरह के डिसीजंस होते हैं जो कि कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉमन रूल्स हैं, कॉमन पॉलिसीज हैं, कॉमन प्रोसीजर्स होते हैं, जिनके बारे में अगर कोई डिसीजन लेना होता है, ठीक है। जो कॉमन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस होते हैं, जहाँ डिसीजंस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रूटीन डिसीजंस, ठीक है। For instance, when a nurse make a medication error, the manager action are guided by policy and report form। मतलब अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसका जो कह लो सोल्यूशन है वो उसको बताएंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। तो वो आपके पास रूटीन डिसीजन है। और रूटीन डिसीजन बनाता कौन है? रूटीन डिसीजन आर ऑफन मेड बाय फर्स्ट लेवल मैनेजर, ठीक है, और देन बाय टॉप एडमिनिस्ट्रेटर। फर्स्ट लेवल मैनेजर है तो वो बनाएगा, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो फिर उसके बाद जो है वो आपके पास टॉप एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बनाएगा। उसके बाद दूसरी टाइप आपकी आती है अडेप्टिव डिसीजंस की। पहली है रूटीन डिसीजंस, दूसरे हैं अडेप्टिव डिसीजन। अडेप्टिव डिसीजन जो होते हैं व्हेन बोथ प्रॉब्लम एंड अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आर समवट अनयूजुअल एंड ओनली पार्शली अंडरस्टूड। मतलब प्रॉब्लम भी और जो उसके सोल्यूशन हो सकते हैं वो आपको पता है, लेकिन इतने अच्छे तरीके से नहीं पता, मतलब समवन पार्शली अंडरस्टूड है, ठीक है। और वो मॉडिफाई हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। जब पार्शली अंडरस्टूड सॉल्यूशंस होते हैं तो हम कहते हैं अडेप्टिव डिसीजन, जो चेंज हो सकते हैं। इनोवेटिव डिसीजन क्या होता है? इनोवेटिव डिसीजन में हमारे पास बेसिकली जब क्रिएटिविटी जो होती है वो आपकी बिल्कुल नेसेसरी एलिमेंट जो है वो एक बन जाता है, कि मतलब इसकी जो प्रॉब्लम आपको आई है उसका जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल अनक्लियर है, ठीक है। आपको नहीं आइडिया कि इसको किस तरह से हमने सॉल्व करना है। इनोवेटिव डिसीजन व्हेन प्रॉब्लम्स आर अनयूजुअल एंड अनक्लियर, ठीक है, और क्रिएटिविटी जो है वो आपकी नेसेसरी होती है, तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास इनोवेटिव डिसीजंस की जो है वो एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। अब हमने तीन तरह के डिसीजंस पढ़े हैं। कौन कौन से डिसीजंस पढ़े हैं? हमने रूटीन डिसीजंस पढ़ लिए, उसके बाद हमने अडेप्टिव डिसीजन पढ़ लिए, और हमने इनोवेटिव डिसीजंस जो हैं वो पढ़े हैं, ठीक है। अब आपके पास डिसीजन मेकिंग कंडीशंस आ जाते हैं कि तीन तरह की डिसीजन मेकिंग कंडीशंस होती हैं। अंडर सर्टेनिटी, के मतलब जब आपको बिल्कुल यकीन है कि इसका यही सोल्यूशन होगा, ठीक है, इसका जो है वो इसको इस तरह से ही जो है वो हमने परफॉर्म करना है। सर्टेनिटी मतलब यकीन। जब आपको सर्टेनिटी है, आपको जो है वो यकीन है कि ये जो है वो चीज़ इस तरह से ही होनी है, उसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, ठीक है। अब एग्जांपल में देखिए, उन्होंने कहा कि आईवी लाइन लगाने के लिए आईवी टीम आई हुई है, तो उसको सारी बात है, आइडिया है कि हमने किस तरह से आईवी लाइन जो है वो लगानी है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास डिसीजन मेकिंग हो रही है, और किस तरह से हो रही है, अंडर सर्टेनिटी हो रही है। इसके अलावा अगर आप इस्टेब्लिश रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, आप कोई रिलेशनशिप जो है वो करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसमें जो है वो आपके पास एक कह लो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के साथ मिलके आप कोई काम कर रहे हैं, या टू इंजर्शन अटेम्प्ट्स करते हैं, तो दिस नॉट सब्सटेंशियल लोअर इक्विपमेंट कॉस्ट। मतलब कि अगर कोई स्टैंडर्ड सेट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, एक नर्स एक पेशेंट पे सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती, तो ये डिसीजन है जो कि जिसके ऊपर आपको पूरी फुल यकीन है। इसके अलावा कुछ डिसीजंस होते हैं जो कि अनसर्टेनिटी में लिए जाते हैं। अनसर्टेनिटी मतलब जिसमें हमें यकीन नहीं होता और उसमें रिस्क के चांसेस होते हैं। इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी का एलिमेंट आता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि चांसेस, ठीक है, लाइकलीहुड कि ये काम हो भी सकता है और ये काम नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब हमारे पास उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि एक नर्स मैनेजर ने एक डिसाइड किया कि एक वेकेशन पीरियड्स पे जाना है जी किसी एजेंसी के साथ। उन्होंने एजेंसी ए बनाई हुई है, एक एजेंसी बी बना दी है, ठीक है। तो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी है ना। तो इसमें उन्होंने बेसिकली ये बताना था कि एजेंसी ए जो है उसके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो पास्ट 10 ईयर्स से जो है ना उनकी अच्छी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। और जो एजेंसी बी है वो डायनामिक है, चार्जेस बहुत ज़्यादा कटती है, लेकिन ये कि इसके पास भी बेस्ट एरिया और हाईएस्ट पेड है, ये वो, ठीक है। तो नर्स मैनेजर ने अब चूज करना है एजेंसी ए, ठीक है, या एजेंसी बी। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से डिसीजन लेती है, ठीक है, और उसमें से किस चीज़ को डिसाइड करती है। कि दोनों में प्रोबेबिलिटी के चांसेस जो हैं वो 50-50% है, कि उसको अपना फायदा, उसको अपना फायदा है।
तो ये अब हमारे पास नर्स की जो मैनेजर होगी वो डिसाइड करेगी कि हमने क्या करना है, ठीक है। तो नर्स मैनेजर क्या यूज करेगी, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करेगी, ठीक है, कि जिसके पास रिस्क जो है वो कम होगा, ठीक है, और जिसके फायदे ज्यादा होंगे तो उसमें वो क्या करेगी, फिर एजेंसी ए को चूज करेगी जो कि उसके लिए बेस्ट आउटकम निकलेगा, ठीक है। और नर्स मैनेजर ने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करना है, यानी चांसेस या जो लाइकलीहुड होते हैं, परसेंटेजेस होती है, दोनों की निकालनी है कि एजेंसी ए जो है उसके फायदे ज्यादा हैं या एजेंसी बी के फायदे ज्यादा हैं, ठीक है, और नुकसानात जो है वो किसके कम है, इस बेस पे उसने क्या करना है, अपना डिसीजन लेना है। प्रोबेबिलिटी की हमने यहाँ पे दो टाइप्स दी हुई हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी और सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी हम क्या करते हैं कि एक इस तरह का चांसेस जो कि इवेंट जो है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और ये चीज़ बेस करती है रिलायबल फैक्ट्स के ऊपर, ठीक है, रिलायबल इंफॉर्मेशन के ऊपर ये चीज़ जो होती है वो बेस कर रही होती है कि इवेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में हम कहते हैं कि लाइक्लीहुड दैट एन इवेंट विल और विल नॉट अकर बेस्ड ऑन मैनेजर्स बिलीव्स जजमेंट, ठीक है, मतलब एक मैनेजर की सिर्फ जजमेंट के ऊपर, बिलीव्स के ऊपर हम कह देते हैं कि ये इवेंट होगा या नहीं होगा, उसमें कोई एग्जैक्ट फैक्ट या एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। अब आपके पास ये डिसीजन मेकिंग मॉडल आ जाता है, प्रोसेस है बेसिकली ये एक कुछ स्टेप्स होंगे जिसमें बताया गया होगा कि आप जो है एक मैनेजर जो है वो किस तरह से एफर्ट करके लॉजिकल रैशनल जो है वो चीज़ों को देखते हुए अपनी अचीवमेंट्स जो है वो कर सकता है, ठीक है। अब इसके जो प्रोसेस है ना, इसमें हमारे पास उन्होंने कुछ पहले मॉडल बताए हैं, जिसमें सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव रैशनैलिटी मॉडल आता है। डिस्क्रिप्टिव रैशनैलिटी मॉडल होता है कि जिसमें ये कहा जाता है कि जो डिसीजंस होते हैं वो सिर्फ रैशनैलिटी की बेस पे बनाए जाते हैं, यानी कोई कोई ना कोई रैशनल होता है, कोई ना कोई लॉजिक होता है जिसकी बेस पे हम क्या करते हैं, कोई ना कोई डिसीजन बनाते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकर सर्च फॉर पॉसिबल ऑब्जेक्टिव इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ टाइम एनर्जी एंड मनी। अब चूंकि ये लॉजिक के ऊपर बेस करता है, तो अगर हमारे पास ये चीज़ें ना हों तो ये चीज़ें जो है वो ये मॉडल फ्लॉप हो जाता है, ठीक है। एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन की वजह से भी हो सकता है, और सेटिस्फाइसिंग एंड स्ट्रेटजी की वजह से। सेटिस्फाइसिंग का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाइसिंग इज नॉट अ मिसस्पेल्ड वर्ड। ये बेसिकली एक स्ट्रेटजी होती है जिसमें इंडिविजुअल जो होता है ना वो अल्टरनेटिव चूज करता है, जो कि आइडियल तो नहीं होता, लेकिन मतलब इतना होता है कि चलो वो उसका थोड़ा सा ना काम चल जाएगा, गुड इनफ होता है, उसे हम कहते हैं सेटिस्फाइसिंग। अब आपके पास डिस्क्रिप्टिव रैशनैलिटी मॉडल हो गया जो कि साइमन ने दिया था 1955 में। इसमें हमने बस ये पढ़ा कि जो भी आपने डिसीजन बनाना होता है वो बेसिकली किस चीज़ के ऊपर जो है वो फोकस करता है, वो फोकस करता है किसी रैशनल के ऊपर, किसी लॉजिक के ऊपर, ठीक है। लॉजिक होगी तो आप अच्छा डिसीजन बना पाएंगे। उसके बाद आता है पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल। पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल में क्या होता है, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल में ये होता है कि पर्टिकुलर इंटरेस्ट की बेस पे, या आप कह लो कि जो हाई अथॉरिटी है, जो पॉलिटिक्स में लोग इन्वॉल्व हैं, उनके प्रेशर में आके कोई डिसीजन जो है वो बनाया जाए, ठीक है। पावर जो है उसको देखते हुए, या प्रेशर में, या पॉलिटिक्स के जो लोग हैं, जिस तरह के हॉस्पिटल बोर्ड है, मेडिकल स्टाफ है, रेगुलेटरी बॉडीज है, उनके प्रेशर में आके अगर आप कोई डिसीजन जो है वो बनाते हो तो हम कहते हैं पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल, ठीक है। उनकी वो आपके लिए कोई डिसीजन बनाए, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल। आगे आपके पास कुछ टेक्निक्स आ जाती हैं, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पे बेसिकली 7 स्टेप्स हैं जो कि मैंने बॉक्स में भी दिखाए होंगे, 8 2 बॉक्स है, नेक्स्ट जो है वो आई थिंक सो उन्होंने बनाया हुआ, उसमें जो उन्होंने दिखाए हुए 7 स्टेप्स हैं हमारे पास डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के, ठीक है। डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स आ जाती हैं आपके पास कि किस किस तरीके से जो है वो आप जो है डिसीजन बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास बॉक्स A2 है जिसमें हमने स्टेप्स पढ़ने हैं। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग के ये 7 स्टेप्स हैं, 7 के 7 मतलब इंपॉर्टेंट है, इस तरह से ये जो है वो आते हैं, तो आपने इनको जो है वो याद करना है इसी तरह से। सबसे पहले आपके पास क्या है, आइडेंटिफाई द पर्पस, ठीक है। अपने पर्पस बताना चाहिए कि डिसीजन नेसेसरी क्यों है, ठीक है, आप डिसीजन बना रहे हो तो क्यों बना रहे हो। सेट दी क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया आपने अचीव करना है तो उसको आपने पहले सेट करना है कि मैं इस वजह से डिसीजन बना रहा हूँ ताकि मैं इस चीज़ को जो है वो अचीव कर सकूँ। वे दी क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए कि उसका उसकी इम्पोर्टेंस क्या है आपकी नज़र में। सीख अल्टरनेटिव्स, आपने उसके उससे रिलेटेड जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं वो भी देख लेने हैं। टेस्ट अल्टरनेटिव, देख लेना है कि जो मैं इसके अल्टरनेटिव्स ले रहा हूँ वो सही भी हैं कि नहीं। ट्रबल शूट कि क्या क्या चीज़ें गलत हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और इवेल्युएट द एक्शन कि ये कॉस्टली तो नहीं है, ये हमें जो है वो अच्छा से इम्प्लीमेंट हो गया है और इसमें हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। ये आपके कुछ स्टेप्स हैं डिसीजन मेकिंग में। आइडेंटिफाई द पर्पस, सेट द क्राइटेरिया, वे द क्राइटेरिया।
अल्टरनेटिव्स और अल्टरनेटिव्स को आपने इकट्ठा याद करना है, क्राइटेरिया वाले दो जो है वो उनको इकट्ठा याद करना है, ट्रबल शूट और इवैल्यूएट द एक्शन। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो स्टेप्स खत्म हो जाते हैं डिसीजन मेकिंग के। अब हमारे पास ये जो डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स हैं, इसके लिए जो बेस्ट ज़्यादा मतलब है हमारे पास डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स जो मैनेजमेंट में यूज़ होती हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स हमारे पास, हम डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो हमने पढ़ लिया कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो क्या होता है। आप डायरेक्ट जाएंगे डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स के ऊपर। ये हमारे पास डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स है, आप इस तरह से इसको लिखेंगे। SWOT एनालिसिस है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, पेरेटो एनालिसिस, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फोर्स फील्ड एनालिसिस, डिसीजन मैट्रिक्स, नॉमिनल ग्रुप मेथड है, रूट कॉज एनालिसिस, सिनेरियो प्लानिंग और मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस। ये आपके पास कुछ ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स आ जाती हैं। अब SWOT एनालिसिस हमारे पास क्या होता है, SWOT एनालिसिस एक बहुत अच्छी टेक्निक है डिसीजन बनाने के लिए। इसमें आप बेसिकली SWOT स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि जितने भी पॉजिटिव करेक्टर्स हैं आपने उनको डिस्कस करना होता है। ठीक है, वीकनेस का मतलब क्या होता है कि आपने इंटरनल फैक्टर्स को भी देखना होता है कि जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज मतलब कि जो अच्छी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जा सकते हैं, आपने उनको देखना है। थ्रेट्स का मतलब कि आपकी परफॉर्मेंस को जो नेगेटिव चीजें, आपके कॉम्पिटिटर्स वगैरह जो हैं, आपने उनको भी जो है वो अपनी नजर में रखना है। और फिर इन सबको देखते हुए आपने क्या करना है, एक डिसीजन बनाने से हम कहते हैं SWOT एनालिसिस। ठीक है, SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, यूनिक एडवांटेजेस, लिमिटेशन, एरियाज जहाँ पे आप शाइन कर सकते हैं, और थ्रेट्स जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं। उसके बाद आपके पास होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपने कॉस्ट को और बेनिफिट को देखते हुए अपना डिसीजन बनाना होता है, कि आपने देखना है कि मुझे इससे कितना फायदा हो सकता है, ये वायबल ऑप्शन है कि नहीं। ठीक है, परेटो एनालिसिस क्या होता है, 80-20 का रूल भी हम इसे कहते हैं, कि जब भी आपने मेथड अप्लाई करना है, आपने देखना है कि 80%, इस रूल के अकॉर्डिंग ये बात है कि जो 80% रिजल्ट्स होते हैं वो हमारे पास सिर्फ 20% एफर्ट से जो है वो आते हैं। ठीक है, 20% अगर आप अच्छे से एफर्ट करते हो तो आपके पास 80% जो है वो चीजें शाइन करती हैं, राइट्स। ठीक है, तो आपने इस तरह से जो है वो एफर्ट करनी है, 20% उस एरिया के ऊपर जो है वो एफर्ट करनी है जो आपको 80% रिजल्ट जो है वो दे। ठीक है, तो पेरेटो एनालिसिस को देखते हुए, पेरेटो प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आपने क्या करना है, इसको अपना डिसीजन बनाना है। कोई इस तरह का डिसीजन के जिसमें आप 20% सिर्फ एफर्ट करें और आपको 80% जो है वो उसका रिजल्ट मिले। ब्रेन स्टॉर्मिंग आ जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब ये होता है कि आपने बहुत ज्यादा आइडियाज को जो है वो जनरेट करना है, गैदर करना है। ठीक है, और एक ग्रुप के अंदर बैठ के आपने क्या करना है, सब आइडियाज को डिस्कस करना है, सबको कहना है कि मतलब वो अपने अपना ग्रुप थिंकिंग जो होती है, जिस तरह बेसिकली हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप थिंकिंग करके आपने जो है वो अपना डिसीजन बनाना है। फोर्स फील्ड एनालिसिस होती है, जिसमें आप क्या करते हो कि ड्राइविंग फोर्सेस को देखते हो और रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस को देखते हो। ठीक है, यानी जो आप काम करने जा रहे हो, डिसीजन लेने जा रहे हो, इसमें कितनी चीजें आपको जो है वो क्या लो सपोर्ट करेंगी और कितनी चीजें आपको जो है वो अपोज करेंगी। ठीक है, तो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस को और सपोर्टिंग फोर्सेस को देखते हुए अगर आपको डिसीजन बनाते हो, उसे हम कहते हैं फोर्स फील्ड एनालिसिस। डिसीजन मैट्रिक्स आ जाता है, ये भी बेसिकली एक टूल है जिसमें आप मल्टीपल ऑप्शंस को जो है वो आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, और एक क्राइटेरिया जो होता है वो आप सेट करते हो, उसके अगेंस्ट जो है वो आप अपनी इवेलुएशन करते हो। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, ये भी एक ग्रुप की ही टेक्निक है, जिसमें बेसिकली हमने पहले डिस्कस किया कि आपने जितनी भी इनपुट होती है वो आपने ग्रुप से लेनी होती है। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने डिसाइड करना होता है कि मैं इस क्या डिसीजन जो है वो बेस्ट ले सकता हूँ। ठीक है, सारे ग्रुप को जो है वो आपने कहा टीम ए बना दी, टीम बी बना दी, कि आपने जो है वो सोचना है। ठीक है, और इस तरह से जो है वो जो भी डिसीजन लेंगे आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड कर लेना, डिसीजन ले लेना है। रूट कॉज एनालिसिस आ जाता है। रूट कॉज एनालिसिस में होता है कि आपने आइडेंटिफाई करना होता है जो अंडरलाइंग कॉज होती है, ये प्रॉब्लम आपको आई है उसकी अंडरलाइंग कॉज क्या है। ठीक है, सिर्फ उसके सिम्टम्स की बेस पे डिसीजन नहीं लेना है, बल्कि जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसकी अंडरलाइंग कॉज क्या है, अगर हम उसको जो है वो वाइप आउट करें, उसको जो है वो खत्म कर दें, तो फिर हमारे पास कितनी अच्छी जो है वो प्रोग्रेस हो सकती है। सिनेरियो प्लानिंग मतलब कि एक सिनेरियो लेना है आपने, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने पॉसिबिलिटीज, पॉसिबल आउटकम्स लेके और उसके अंदर अपने डिसीजन जो है वो इम्प्लीमेंट करके देखने होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल जो है वो हमारे पास डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स आ जाती हैं, आप इसके अंदर जो है वो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब लास्ट हमारे पास टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमने
पहले ही पढ़ लिया कि प्रॉब्लम होती क्या है, कि एक गैप है जिसको आपने बेसिकली सॉल्व करना होता है, ठीक है। मेथड्स है हमारे पास ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड होता है कि भाई आपने एक दफा किया, नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हुई, आप दोबारा करो, ठीक है। दोबारा नहीं सॉल्व हुई, आप तीसरी बार जो है वो अपना एक्सपीरियंस वगैरह अप्लाई करो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। एक्सपेरिमेंटेशन भी यही होता है। एक्सपेरिमेंटेशन मतलब आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हो कि हम इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटेशन का प्रोसेस भी जो होता है हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है जी। और इस पे आपने क्या करना है, एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, ये जस्ट कह लो कि रीड करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस आपने अच्छे से करना है, जिसमें आपने क्या लिखा हुआ है जी, सबसे पहला स्टेप है कि आपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है कि प्रॉब्लम है क्या बेसिकली। ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएचएस में आने वाला, फ्रीक्वेंटली आने वाला क्वेश्चन है कि स्टेप्स को क्या क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग के और डिसीजन मेकिंग के, ठीक है। बहुत दफा रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन, आपने इसको अच्छे से स्टेप्स को जो है ना वो बिल्कुल फिंगर टिप्स पे करना है ताकि आपको मिक्स ना हो। डिफाइन दी प्रॉब्लम, आपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, फिर उसको एनालाइज करना होता है, सोल्यूशंस को डेवलप करना होता है, उनकी बेस पे आपने कोई डिसीजन बनाना है, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना है और बाद में आपने अपने सोल्यूशन को इवेल्युएट कर लेना। तो ये हमारे पास स्टेप्स आ जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। ये गैदर इंफॉर्मेशन है जी, एनालाइज द इंफॉर्मेशन है, डेवलप सॉल्यूशन, ये जो अंदर लिखा हुआ है ये जस्ट आपने रीड करना है, ठीक है। पॉइंट्स को आपने अच्छे से याद करना है, फिंगर टिप्स में होने चाहिए, और ये जो अंदर वाला डाटा है इसको जस्ट आपने एक दफा रीड करना है। रीड करने से होप्स आपको जो है ना ये आ जाएगा, ठीक है। कुछ एडवांटेजेस लिखे हुए ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग जब आप करते हो तो क्या क्या फायदे होते हैं। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ज्यादा होती है, सारी बातें, ज्यादा इंसान होंगे तो ज्यादा नॉलेज मिलेगा। सरकमस्टांसेस, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रेटजीज अच्छी अच्छी जो होती हैं वो आपको मिलती हैं। ग्रेट वैरायटी ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस जो है वो आपको मिलता है अगर आप ग्रुप में कोई डिसीजन लेते हो, ग्रुप में प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ठीक है। और इसके अलावा ये कि सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आप मिलके बहुत ज़्यादा आइडियाज़ जो हैं वो जनरेट कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है, अंदर बातें बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कि कॉन्फिडेंट इंसान का जो है ना वो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। अगर कोई बंदा बता दे कि मेरे ज़हन में आइडिया आ गया है, वो सोचता है मेरे ज़हन में क्यों नहीं आया, ठीक है। तो ये उसका थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस जो है ना वो थोड़ा-सा कह लो कि शेक हो जाता है एक दफ़ा। इसके अलावा ये कि डिस्पैरिटी, अगर यूनियन ना हो, ठीक है, तो लोग अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किसी ने आपको अच्छा डिसीजन दिया है कि नहीं, उसके माइंड में क्या चल रहा है इस टाइम, ठीक है। पीयर रिव्यू है, सेल्फ स्केड्यूलिंग, और कुछ चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। ये आपने एक दफ़ा देख लेना कि ग्रुप थिंकिंग पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है। स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी यूएचएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट आर द स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। स्टम्बलिंग ब्लॉक्स बेसिकली एक इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपके डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग में हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं। जैसे पर्सनैलिटी, अगर तो लीडर इस तरह का है कि उसकी पर्सनैलिटी कह लो कि इतनी अच्छी नहीं है, यानी उसके अंदर एक्सपर्ट जो थिंकर है उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसके अंदर मैनेजरियल स्किल्स नहीं है, वो इनएक्सपीरियंस है, तो ये चीज़ जो है वो आपके डिसीजन को इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। अगर वो अच्छी तरह नहीं सोचता, रैशनल होके नहीं सोचता, तो आपका डिसीजन खराब हो सकता है, ठीक है। अगर वो वर्कोहलिक एटीट्यूड है, ठीक है, वो सिर्फ काम पे फोकस करता है, स्मार्ट वर्क नहीं करता, तो फिर भी आपको मसला हो सकता है, आपके डिसीजन खराब हो सकते हैं, ठीक है। रिजिडिटी आ जाती है। रिजिडिटी एक इनफ्लेक्सिबल मैनेजमेंट स्टाइल है कि भाई किसी और की बात तो सुननी नहीं है, बस अपनी ही जो है वो बातें बतानी है। तो रिजिडिटी जो होती है उससे भी डिसीजन अच्छे नहीं होते, ठीक है। कभी कभी किसी और की बात सुननी चाहिए, किसी और से मशवरा भी लेना चाहिए, हो सकता है उसके पास आपसे ज्यादा अच्छी जो है वो स्ट्रेटजी हो। तो अगर रिजिडिटी आप जो है वो करेंगे, रिजिडिटी वाला एटीट्यूड करेंगे, तो आप जो है आपको डिसीजन मेकिंग और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है प्री कंसीव्ड बिलीव्स। प्री कंसीव्ड बिलीव आइडियाज का मतलब ये होता है कि कुछ इस तरह की हम चीजें सोच लेते हैं कि पहले से ही कि शायद ये जो है वो ठीक हो या नहीं हो, ठीक है। मतलब कि अगर हमने कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, तो हम सोचते हैं कि पहले भी हमने ये काम किया था, तो ये वाला जो काम है ना ये ठीक नहीं होगा। पहले से ही इंसान सोच के रख ले कि ये डिसीजन सही नहीं होगा, तो प्री कंसीव्ड आइडियाज भी जो होते हैं वो आपके पास मसला क्रिएट कर सकते हैं। इनोवेशन आपके पास एक स्ट्रेटजी है टू ब्रिज द गैप बिटवीन एन एग्जिस्टिंग स्टेट एंड अ डिजायर्ड स्टेट, ठीक है। इसमें आपके पास इनोवेशन को स्टिमुलेट करने के लिए काफी ज्यादा टेक्निक्स होती हैं। साइमुलेशन है, केस स्टडी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है और डिबेट्स वगैरह हैं। साइमुलेशन जो कि एक्टर्स वगैरह करते हैं, ठीक है। और केस स्टडीज जो होती हैं वो आपके पास पता है क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह को यूज करते हुए आप पेशेंट की सिचुएशन को एनालाइज करते हो, अच्छी तरह से उनका डाटा बनाते हो,
प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होती है जिसमें आप एक केस स्टडी को रखते हुए टाइम के अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करके करते हो। डिबेट होती है, हेल्प पार्टिसिपेंट एग्जामिन एन इशू फ्रॉम मोर देन वन व्यू पॉइंट, यानी एक से ज्यादा व्यू पॉइंट्स होते हैं वो आपको मिलते हैं एक डिबेट के अंदर। तो ये आपका ऑलमोस्ट सारा टॉपिक था, ठीक है। काफी लेंथी टॉपिक है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। ये आपने अच्छे से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएचएस में बहुत दफा आया हुआ है क्वेश्चन इसमें से, बहुत दफा, मतलब मस्ट होता है कि इस यूएचएस में जरूर इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और स्पेशली स्पेशली जो मैंने आपको बताया कि जो बॉक्सेस है ना इसके, ये स्टेप्स स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास ये ऊपर मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन, ठीक है। ग्रुप स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएचएस में रिपीटेडली आने वाला क्वेश्चन जो है ना वो ये है, स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। उसके बाद आपने जो ये 7 स्टेप्स हैं ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। डिसीजन मेकिंग मॉडल कौन कौन से हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, पॉलिटिकल है, रैशनल है। रैशनल तो हमने पढ़ लिया ना कि लॉजिक्स की बेस पे होता है। डिस्क्रिप्टिव रैशनैलिटी मॉडल होता है जिसमें आपने वैसे डिस्क्राइब भी करना होता है और थोड़ा बहुत कह लो कि रैशनल्स को भी यूज करना होता है, ठीक है। उसके बाद है ठीक है, ये हमारे पास रैशनल हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया, मॉडल हो गया। प्रोबेबिलिटी की टाइप्स कितनी थी, ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हो गई, ठीक है जी। डिसीजन मेकिंग जो है वो कंडीशंस कौन कौन सी होती है, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। डिसीजन की कितनी टाइप्स हैं, रूटीन डिसीजन, अडेप्टिव डिसीजन, इनोवेटिव डिसीजन, ठीक है जी। और आपके पास डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। क्रिएटिविटी की स्टेजेस कितनी होती हैं, क्रिएटिविटी की 4 स्टेजेस होती हैं, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इनसाइट, वेरिफिकेशन। करेक्टरिस्टिक्स क्या है एक्सपर्ट क्रिटिकल थिंकर की, इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रही हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू द नर्सिंग प्रोसेस, ये क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है यूएचएस में। क्रिएटिविटी की डेफिनेशन आपने करनी है, ठीक है। और उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग मॉडल क्या है और क्रिटिकल थिंकिंग की डेफिनेशन क्या है। तो हमने ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर रीड कर ली हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे दिया है। आपने बैठ के अच्छे से जो है वो इसको याद करना है, ठीक है। अंडरलाइन करें इसको, अच्छे से पढ़ें। इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।